प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में जो मेरा वॉयज अकाउंट का समुद्री यात्रा खाते का इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था, यानी वॉयज अकाउंट क्या होता है, समुद्री यात्रा खाता क्या होता है, और उसका प्रोफार्मा भी आपको बता दिया था। और इसके प्रोफार्मा में जो आइटम्स थे उनको मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने अगले वीडियो में उसको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा और उसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे, सवाल करने की ओर बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको इसके जो डेबिट और क्रेडिट पक्ष में जो भी आइटम्स मैंने आपको लिख के दिखाए थे प्रोफार्मा में, उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसमें डेबिट पक्ष में जो पहला आइटम था वो था बंकर एक्सपेंसेस। बंकर क्या होता है? बंकर जहाज में उस जगह को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर जो जहाज को चलाने का जो भी ईंधन है वो रखा जाता है, जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल, फ्रेश वाटर स्टोर्स वगैरह जहाँ पर रखे जाते हैं उसको हम बंकर कहते हैं। और समुद्री यात्रा खाते में यानी वॉयज अकाउंट में इनकी जो रियल कॉस्ट है उसको दिखाना चाहिए, वास्तविक लागत है उसको दिखाना चाहिए। तो उसके लिए दो मेथड हो सकते हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको डेबिट साइड में वॉयज अकाउंट के लिख देते हैं और जो ओपनिंग स्टॉक को वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, और इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है जो अंतिम रहतिया है उसको हम वॉयज अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो इस तरह से इस तरह से भी इसकी वास्तविक लागत को लिखा जा सकता है। एक दूसरा मेथड, दूसरा तरीका भी हो सकता है और उसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं और वो फार्मूला ये है कि स्टोर्स प्रयुक्त हम निकालते हैं, यानी स्टोर्स कंज्यूम्ड निकालते हैं। और उसका प्रोफार्मा है कि प्रारंभिक स्टॉक जो होता है, ओपनिंग स्टॉक, उसमें जो इश्यूज हैं, जो नया निर्गमन है उसको हम प्लस कर देते हैं और उसमें से अंतिम स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर देते हैं। यानी इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको कहेंगे स्टोर्स कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस इश्यूज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इस तरह से जो कैलकुलेट करके जो हमारा इसकी जो लागत आएगी तो उसको हम इसके डेबिट साइड में, वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड में इसको लिख देंगे। तो इस तरह से ये बंकर व्यय या बंकर एक्सपेंसेस को हम वॉयज अकाउंट में लिख देते हैं। अब जो दूसरा आइटम है इसमें बंदरगाह के व्यय या पोर्ट या हार्बर चार्जेस, तो वो क्या होते हैं उनको समझें। जहाज को विभिन्न बंदरगाहों पर माल चढ़ाने या उतारने के लिए या मरम्मत आदि के लिए बंदरगाहों पर कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, और जिसके लिए जहाज कंपनी जो है यानी शिपिंग कंपनी जो है वो बंदरगाह के अधिकारियों को, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कुछ शुल्क या कुछ फीस जो है देते हैं और इसे बंदरगाह के व्यय कहा जाता है। पोर्ट के चार्जेस या हार्बर चार्जेस इसको कहा जाता है और इसमें बंदरगाह की मजदूरी या उसकी बंदरगाह की जो वेजेस है वो भी शामिल होती है। तो ये आइटम सेकंड नंबर का यानी पोर्ट या हार्बर चार्जेस क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब तीसरा आइटम है कुली व्यय यानी स्टीव डोरिंग चार्जेस। स्टीव डोरिंग चार्जेस में क्या होता है कि माल को जो लोड किया जाता है, जहाज पर चढ़ाया जाता है, या जब माल जहाज दूसरी जगह पहुंच जाता है तो उसको माल उतारा जाता है, तो लोडिंग और अनलोडिंग के जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम स्टीव डोरिंग चार्जेस कहते हैं और इसको भी वॉयज अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। अब जो फोर्थ आइटम है, जो चौथा आइटम है वो है अधिकारियों एवं कर्मचारी दल का वेतन यानी सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स एंड क्रू। तो इसकी तो जो भी आइटम की जो वैल्यू दे रखी होगी, जितनी भी इसकी अमाउंट दे रखी होगी वो उसको आपको क्लियरली लिख देना है। अब जो फिफ्थ आइटम है वो है वार्षिक स्थायी व्यय यानी एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये क्या होते हैं? जहाजी कंपनी को कुछ वार्षिक स्थायी व्ययों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे कि हिरास है या बीमा व्यय है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, ये सारे ईयरली पेड होते हैं। जैसे ऋणों पर ब्याज होता है या रखरखाव के व्यय यानी मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सारे ईयरली अगर पे किए जाते हैं तो इसका जहाज के चलने या न चलने से कोई संबंध नहीं होता है। जहाज अगर नहीं भी चल रहे होंगे तब भी ये एक्सपेंस करने ही हैं, इसीलिए इनको स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाता है। तो ये व्यय समुद्री यात्रा की अवधि के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं, यानी उसके प्रोपोर्शन में, जितनी हमारा समुद्री यात्रा की अवधि है उसके प्रोपोर्शन में इसको
वाइज अकाउंट के डेबिट में लिख दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट आइटम है वो है ह्रास। ह्रास या डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब जहाज जब चलते हैं तो उनमें उनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट, कुछ ना कुछ कमी आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कर सकते हैं। पहली पद्धति है स्थायी किस्त पद्धति यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरी होती है इसी को हम एक नाम और भी है सीधी रेखा पद्धति भी कहते हैं। तो और इंग्लिश में जैसा कि इसको मैंने बताया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। इसमें जहाज का ह्रास जो है केवल इसी एक विधि के आधार पर काटा जाता है, और इसमें जो है 3 तरह से ये दिया हो सकता है। क्वेश्चन में 3 तरह से दिया हो सकता है। और पहला जैसे कि हो सकता है कि जब ह्रास की वार्षिक दर अगर दी हुई है, ह्रास की वार्षिक दर दी हुई है, जैसे अगर 5% एनुअली दे रखा है, पर एनम दे रखा है, या 6% पर एनम दे रखा है, मीन्स पर एनम के हिसाब से अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ शिप, यानी शिप की जितनी भी लागत है उसको लिखेंगे इनटू रेट पर एनम, यानी जितना भी परसेंट है डेप्रिसिएशन का वो लिखेंगे पर एनम वाला, अपॉन 100 कर देंगे उसको। जैसे 5 है तो 5/100 कर देंगे, इनटू पीरियड ऑफ वॉयज, यानी 2 महीने अगर चला है तो 2/12 हो जाएगा, या 3 महीने चला है 3/12 हो जाएगा। मीन्स जितने मंथ्स पीरियड ऑफ वॉयज है उतने अपॉन टोटल मंथ्स, यानी 12 मंथ्स। और अगर जो है पीरियड ऑफ वॉयज डेज में है, दिनों में है, जैसे कि 56 डेज है, 84 डेज है, तो उसमें जो है हम क्या करेंगे 84/365 वो कर लेंगे, यानी कि साल में हमारे जितने दिन होते हैं उसको हम लाइन के नीचे लिख देंगे। तो एक तो तरीका ये हुआ, इस तरह से डेप्रिसिएशन दिया हो सकता है। और दूसरा है जब ह्रास की दर के साथ वार्षिक शब्द ना दिया हो, यानी कि केवल 6% डेप्रिसिएशन लगाना है, 6% एनुअली नहीं लगाना है, पर एनम नहीं लगाना है। अगर केवल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है और उसके आगे एनुअली या पर एनम का शब्द या वार्षिक शब्द नहीं दे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ह्रास को ऐसे निकालेंगे, जहाज की लागत यानी कॉस्ट ऑफ शिप इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। सिंपल यही कर देना है। आगे आपको ना तो 12 करना है, अपॉन 12 करना है, ना अपॉन 365 करना है, कोई कुछ नहीं करना है, केवल कॉस्ट ऑफ शिप इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 ये कर देना है। और एक तीसरे तरह से भी ह्रास की व्यवस्था क्वेश्चन में दे रखी हो सकती है, जब ह्रास की कोई दर ना दी गई हो। अगर ह्रास का डेप्रिसिएशन का कोई भी परसेंटेज ना दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे में उस जहाज की लागत क्वेश्चन में दे रखी होगी, निस्तारण मूल्य या उसका स्क्रैप वैल्यू दे रखा होगा, यानी इतने वर्षों के आखिर में, यानी 20 वर्षों के आखिर में, सपोज ऐसा मान लेते हैं 20-15 जितने भी वर्ष हैं उसके आखिर में उसका जहाज का कितना मूल्य रह जाएगा, वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। तो ये उसमें दे रखी होगी, अपॉन जहाज का कुल जीवन दे रखा होगा, यानी जहाज की टोटल लाइफ दे रखी होगी, 20 साल, 30 साल, 25 साल जितनी भी होगी तो वो दे रखी होगी। तो ये तीनों चीजें जब दे रखी होंगी तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला इस तरह से करेंगे, कॉस्ट ऑफ शिप माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल लाइफ ऑफ द शिप इन ईयर्स, यानी कि जितने वर्ष उसकी लाइफ है वो आ जाएगी, इनटू पीरियड ऑफ वॉयज, यानी जितने महीने यात्रा चली है। 2 महीने चली है तो 2 लिख देंगे, अगर दिनों में है तो उतने दिन आ जाएंगे, और अपॉन 12 या अपॉन 365 जैसा भी होगा वो लिख दिया जाएगा। अगर मतलब पीरियड ऑफ वॉयज अगर मंथ्स में है तो अपॉन 12 मंथ्स हो जाएगा, अगर दिनों में है तो अपॉन 365 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ह्रास की व्यवस्था की जा सकती है, और इसकी जो भी अमाउंट आएगी वो वाइज अकाउंट के डेबिट साइड में उसको दिखा दिया जाएगा। बाकी इसका जो न्यूमेरिकल जो तरीका है, जो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, वो मैं जैसे न्यूमेरिकल अब शुरू होंगे तो मैं उनमें आपको करके बताऊंगा हर एक कंडीशन को। इसके बाद जो आइटम है वो है पेटे का बीमा, यानी इंश्योरेंस ऑफ हल। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हल कहते हैं जहाज की जो बॉडी या फ्रेम होता है उसको कहते हैं, और उसका बीमा कराया जाता है। और तो उसका बीमे का जो भी प्रीमियम है वो हम इसमें डेबिट करेंगे वाइज अकाउंट में। और बीमा जो है 2 तरह से हो सकता है, एक तो टाइम पॉलिसी ली जाती है, यानी समय पॉलिसी ली जाती है, या एक यात्रा पॉलिसी, किसी यात्रा विशेष के लिए बीमा कराया जाता है।
तो समय पॉलिसी के अंतर्गत अगर जहाज का बीमा 1 वर्ष के लिए कराया जाता है तो उसमें से जहाज का बीमा 1 वर्ष के लिए यानी वार्षिक रूप से अगर कराया गया है तो उसका जो जहाज की जो यात्रा की अवधि है, जैसे कि 2 महीने 3 महीने जितनी भी है, तो उस यात्रा की अवधि के प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में उसका जो व्यय आएगा वो उसको बॉयज अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया जाएगा। और यदि जहाज का बीमा केवल उस यात्रा विशेष के लिए कराया गया है तो उसका जितना भी एक्चुअल प्रीमियम पे किया गया है वो प्रीमियम वॉयज अकाउंट के या समुद्री यात्रा खाते के डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो भाड़े का बीमा या फ्रेट का इंश्योरेंस है। तो इसको समझ लीजिए, कभी कभी जहाजी कंपनियां इस शर्त पर माल ढोती हैं कि उसे जो है भाड़ा तभी मिलेगा जब उस कंपनी का जो माल है वो गंतव्य तक पहुंच जाएगा। यानी जब जहाज किसी का माल जो है उसके गंतव्य तक पहुंचा देगा तभी उसको भाड़ा मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर जो है माल रास्ते में नष्ट हो जाता है, माल को कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो जहाजी कंपनी को जो भाड़ा मिलना था वो भाड़ा उसको अब नहीं मिल पाएगा। और इस जोखिम की से बचने के लिए, यानी उसका भाड़ा नष्ट ना हो, भाड़ा उसको मिल सके, तो इसके लिए जहाजी कंपनी को एक भाड़ा बीमा पॉलिसी लेनी पड़ती है, यानी फ्रेट इंश्योरेंस पॉलिसी वो शिपिंग कंपनी ले लेगी। और भाड़ा बीमा के लिए दी गई संपूर्ण प्रीमियम को, भाड़ा बीमा का यानी फ्रेट इंश्योरेंस के लिए जो भी प्रीमियम कंपनी ने पे किया है, शिपिंग कंपनी ने पे किया है, उसको हम समुद्री यात्रा खाते के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। इसके बाद जो 9th आइटम है वो एड्रेस कमीशन या दलाली है। समुद्री यात्रा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी को उन एजेंटों या दलालों को कमीशन या दलाली देनी पड़ती है जो उसे माल ढोने का व्यवसाय दिलाते हैं। यानी शिपिंग कंपनीज को जो भी ब्रोकर्स, जो भी दलाल ये जो माल ढोने का बिजनेस दिलवाते हैं, उनको कंपनी कुछ दलाली या कमीशन पे करती है, तो उसको हम एड्रेस कमीशन या ब्रोकरेज कहते हैं। तो कभी कभी जो है कंपनी जहाज के कप्तान को भी, जहाज का जो कैप्टन होता है उसको भी उसकी चतुराई या बुद्धिमत्ता से कार्य करने हेतु कमीशन देती है। तो इस तरह से ये जो कमीशन दिए जाते हैं उनको हम एड्रेस कमीशन या दलाली कहते हैं। और इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, जो शिपिंग कंपनी को जो भाड़ा मिल रहा होता है, भाड़ा प्लस प्राइमेज यानी फ्रेट प्लस जो प्राइमेज है, प्राइमेज यानी अतिरिक्त भाड़ा, उन दोनों के टोटल पर इस एड्रेस कमीशन को, जो भी इसका परसेंटेज होता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कभी कभी जो है प्रश्न में कमीशन की गणना मूल भाड़े पर ही करवाते हैं, यानी कि उसमें प्राइमेज ऐड नहीं होता है। बिना प्राइमेज के जो मूल भाड़ा होता है उसी पर कमीशन की गणना होती है। एड्रेस कमीशन और दलाली जो है ये आउटवर्ड जर्नी और इनवर्ड जर्नी दोनों की अलग अलग कैलकुलेट होती है और अलग अलग ही उसको दिखाना चाहिए, जिससे कि कभी कभी जब अपूर्ण यात्रा के क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें जो है इसको अलग अलग कैलकुलेट किया जा सके। उस वॉयज इन प्रोग्रेस को अलग अलग कैलकुलेट करने में हमें आसानी हो सके, इसलिए आउटवर्ड और इनवर्ड जर्नी का एड्रेस कमीशन और ब्रोकरेज अलग अलग दिखाना चाहिए। इसके बाद है 10th आइटम अन्य व्यय या अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं? जहाज का जो बिजली घर है, जो लाइट हाउस लाइट का वो है, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं, या कैप्टन के एक्सपेंसेस हैं, कप्तान के व्यय, या मैनेजर का कमीशन, तो ये सारे चीजें जो है अन्य व्यय के अंतर्गत आती हैं, अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती हैं। यहाँ मैनेजर के कमीशन की गणना के संबंध में, मैनेजर के कमीशन की गणना इस तरह से की जा सकती है। उसके लिए 2 व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि मैनेजर का कमीशन, एक तो क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है कि मैनेजर का कमीशन लिखने से पूर्व के लाभ पर, मैनेजर का कमीशन लिखने के पूर्व के लाभ पर अगर इस कमीशन को कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। यानी मैनेजर का कमीशन चार्ज करने से पहले, मैनेजर का कमीशन घटाने से पहले का जो प्रॉफिट है उसको लेंगे इनटू रेट ऑफ कमीशन, मैनेजर का जो कमीशन का रेट है उसको ले लेंगे अपॉन 100।
तो इस तरह से हमारा ये मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा जो इसमें तरीका हो सकता है, जो व्यवस्था हो सकती है, क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है कि मैनेजर का कमीशन लिखने के बाद के लाभ पर। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। इस दशा में निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू, प्रॉफिट तो वही रहेगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, यानी मैनेजर का कमीशन घटाने से पूर्व का जो लाभ है उसी लाभ को लिया जाएगा इनटू रेट ऑफ कमीशन, यानी कमीशन का जो परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको लिख लेंगे, अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी 100 में उतने परसेंट को जोड़ दिया जाएगा जितना परसेंट हमको कमीशन देना है। जैसे कि अगर 5% कमीशन देना है, 5% कमीशन देना है, तो अपॉन में हो जाएगा 100 प्लस 5, यानी 105, 105। जैसे 5% अगर था तो 5/105 हो जाएगा। फिर 10% होगा तो 10/110 हो जाएगा, यानी नीचे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन को प्लस कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज ये तब होगा जब मैनेजर का कमीशन लिखने के बाद के लाभ पर अगर इसको कैलकुलेट किया जाना है। तो इस तरह से मैनेजर का कमीशन कैसे कैसे कैलकुलेट होगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसको जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से हर तरह से बोर्ड पर लिखकर दिखाऊंगा। अब इसके जो क्रेडिट पक्ष में यानी क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं उनको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ। भाड़ा सबसे पहला आइटम है, भाड़ा, यानी कि कंपनी की जो मुख्य आय होती है वो किससे होती है? भाड़े से। माल को ढोने से जो उसको भाड़ा मिलता है यही उसकी आय का मुख्य स्रोत है। तो भाड़ा, जहाजी कंपनी माल को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह को पहुंचाने के लिए भाड़ा लेती है, और ये भाड़ा बाह्य यात्रा के संबंध में अलग हो सकता है और वापसी यात्रा के संबंध में अलग हो सकता है। तो इसको हम अच्छे से दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। और प्राइमेज या अतिरिक्त भाड़ा, ये क्या होता है? दूसरा आइटम है प्राइमेज या अतिरिक्त भाड़ा, जो कि जहाजी कंपनियां माल को विशेष सावधानी और सुरक्षा से पहुंचाने के लिए जो पार्टियों से अतिरिक्त भाड़ा वसूल करती हैं उसको हम प्राइमेज या अतिरिक्त भाड़ा कहते हैं। एडिशनल फ्रेट या प्राइमेज कहते हैं। प्राइमेज को प्रायः ये कैलकुलेट कैसे होता है? मूल भाड़े पर, यानी बेसिक फ्रेट जो होता है उस पर जो भी इसका परसेंटेज दे रखा होगा क्वेश्चन में उतना हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसको मूल भाड़े में प्लस करके ऐड करके बाहर दिखा देंगे अमाउंट के कॉलम में। और इसके बाद है यात्री भाड़ा यानी पैसेज मनी। पैसेज मनी क्या होता है? कभी कभी जो जहाज होते हैं वो माल को ढोने के साथ साथ कुछ यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं और उसी तरह से वापसी यात्रा में दूसरी जगह से अपने मूल स्थान की ओर उन यात्रियों को, कुछ यात्रियों को लाते हैं। तो इस तरह से जो यात्रियों को लाना और ले जाना होता है उनसे भी कंपनियों को कुछ भाड़ा मिलता है, जहाज को कुछ भाड़ा मिलता है। और वो जो यात्रियों से जो किराया लिया जाता है, जो भाड़ा लिया जाता है, उसको हम यात्री भाड़ा या पैसेज मनी कहते हैं। यात्री भाड़े को समुद्री यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में यानी वॉयज अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, भाड़े के नीचे। और इसके बाद है फोर्थ आइटम, अन्य आय यानी अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में क्या होता है? जहाज पर स्थित जो बार होता है, बार में अगर शराब की बिक्री है या कोई सैलून वगैरह है तो इससे जो इनकम होती है वो सारी इनकम्स हमारी अन्य आयों के अंतर्गत आती हैं। और फिफ्थ आइटम यानी इसका जो लास्ट आइटम है वो है क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया। तो जिस तरह से मैंने बताया था कि जहाज को चलाने के लिए जो भी ईंधन चाहिए होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, फ्रेश वाटर या जो स्टोर्स वगैरह हैं, तो उनका वित्तीय वर्ष के अंत में जब कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रही होती है तो उस समय इनका जो भी स्टॉक बचता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे आइटम्स थे उस प्रोफार्मा के जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। वॉयज अकाउंट का जो प्रोफार्मा बताया था उसके सारे आइटम्स को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लें और अच्छे से समझ लें। और इसके संबंध में जो भी अगर इन आइटम्स के बारे में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। एक बात और कि इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वॉइस अकाउंट का, इससे पहले का जो वीडियो है उसको देखना ना भूलें, उसको शुरू से आखिर तक देख लें। और इन दोनों वीडियोस को आप लोग रिपीटेडली यानी बार बार देख लें, जिससे आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ सके। और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस समय से और सबसे पहले मिलते रहें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी इसका कुछ लाभ प्राप्त हो सके। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।